आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज तारीख है 21 दिसंबर 2025। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। चलिए आज के पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर से शुरू करते हैं जो सीधे तौर पर गवर्नेंस यानी शासन से जुड़ी है। सरकार ने गुड गवर्नेंस वीक 2025 यानी सुशासन सप्ताह की शुरुआत की है। ये सुनने में एक स्टैंडर्ड सरकारी कार्यक्रम लगता है, लेकिन इसकी गहराई और इसका स्केल काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो सबसे पहले ये है क्या और एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इसकी क्या अहमियत है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड कार्यक्रम नहीं है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जिसे हम शॉर्ट में डारपीक कहते हैं, ने लॉन्च किया है। डारपीक, ओके। हाँ, ये 1925 दिसंबर तक चलेगा। इस सप्ताह का जो कोर आइडिया है वो एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, प्रशासन गांव की ओर। प्रशासन गांव की ओर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स द विलेज। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रशासन खुद चलकर गांव के लोगों तक पहुंचेगा। ये सरकार आपके द्वार वाली जो फिलॉसफी है उसका एक नेशनल लेवल इम्प्लीमेंटेशन है। और ये 25 दिसंबर को खत्म हो रहा है, जिसका भी एक खास महत्व है जहां तक मुझे याद है। जी बिल्कुल। ये तारीख पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और इसे 2014 से गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। राइट। तो क्या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक हफ्ता है, मतलब एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम, या इसमें कुछ कॉन्क्रीट एक्शन भी हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल। और यहीं पर इस अभियान की असली ताकत समझ आती है। ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक्शन ओरिएंटेड है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, मतलब जिलाधिकारियों को, तहसील, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर विशेष कैंप आयोजित करने के लिए कहा गया है। अच्छा, तो कैंप्स लगाए जाएंगे? हाँ, और इन कैंपों का उद्देश्य है, पहला, जनता की शिकायतों का मौके पर ही समाधान करना, ऑन द स्पॉट रिड्रेसल, और दूसरा, सर्विस डिलीवरी में सुधार लाना। सर्विस डिलीवरी जैसे किसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, या पेंशन रुकी हुई है, या फिर जमीन के कागजात में कोई समस्या है, इस तरह की चीजें। लेकिन इस तरह के कैंप्स तो पहले भी लगते रहे हैं, मतलब ये कोई बिल्कुल नई बात तो नहीं है। इस अभियान में ऐसा क्या खास है जो इसे अलग बनाता है, और सबसे जरूरी, यूपीएससी सिलेबस के नजरिए से इसे कहाँ रखें? देखिए, इसमें दो चीजें खास हैं। इसका स्केल यानी इसका पैमाना, और इसका डेटा ड्रिवन अप्रोच। सिलेबस के लिहाज से इसे हम सीधे जीएस पेपर 2 से जोड़ सकते हैं। जीएस पेपर 2? हाँ, जहां गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस और सिटीजन चार्टर्स जैसे टॉपिक्स हैं। और जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स में भी इसका रेलेवेंस है। एथिक्स में कैसे? एथिक्स में क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी और प्रोबेटी इन गवर्नेंस का जिक्र है। ये अभियान सीधे सीधे इन कॉन्सेप्ट्स को एड्रेस करता है। अब आते हैं इसकी खासियत पर। प्रशासन गांव की ओर मॉडल पहली बार 2021 में आया था। ये फाइल सेंट्रिक गवर्नेंस से पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। फाइल सेंट्रिक से पीपल सेंट्रिक, मतलब फाइलों से निकलकर लोगों तक पहुंचना। एग्जैक्टली। और ये कोई हवा में नहीं आया है। ये कुछ राज्यों की सफल योजनाओं से प्रेरित है, जैसे हिमाचल प्रदेश का जनमंच या पश्चिम बंगाल का द्वारे सरकार। अच्छा, तो ये सक्सेसफुल स्टेट मॉडल्स का एक तरह से नेशनल लेवल पर अडॉप्शन है। आपने डेटा ड्रिवन अप्रोच की बात की। इसमें एक पोर्टल CPGRMs का भी जिक्र आता है। ये क्या है और इस अभियान में इसका क्या रोल है? CPGRMs, इसका पूरा नाम है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ओके। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो नागरिकों को सीधे सरकारी विभागों से जोड़ता है। इस अभियान में इसका बहुत बहुत बड़ा रोल है। जमीनी स्तर पर इन कैंपों में जो भी शिकायतें हल की जाती हैं, उनका डेटा इसी पोर्टल पर अपडेट होता है। तो इससे क्या होता है? इससे दो बहुत जरूरी चीजें होती हैं। एक, ट्रांसपेरेंसी आती है, मतलब पारदर्शिता। सबको पता चलता है कि किस जिले ने कितना काम किया। जी। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी तय होती है, उत्तरदायित्व। ये सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि डिजिटली ट्रैक्ड है। तो ये CPGRMs पोर्टल एक तरह से इस पूरे अभियान की रीढ़ की हड्डी है, द बैकबोन ऑफ द एंटायर कैंपेन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये गुड गवर्नेंस की परिभाषा पे भी एकदम खरा उतरता है। गुड गवर्नेंस, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं,
वर्ल्ड बैंक की एक परिभाषा है इसकी, है ना? जी, वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस के 8 पिलर्स बताए हैं। और ये 8 पिलर्स एस्पिरेंट्स को लिटरली याद होनी चाहिए। ओके, तो एक एक करके इन 8 पिलर्स को समझते हैं इस अभियान के कॉन्टेक्स्ट में। जरूर। पहला है पार्टिसिपेशन, यानी भागीदारी। इसका मतलब सिर्फ वोट देना नहीं है, इसका मतलब है कि पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में आम नागरिक की आवाज सुनी जाए, जैसे ग्राम सभाएं। राइट। सो प्रशासन गांव की ओर कैंपेन पार्टिसिपेशन को डायरेक्टली मतलब सीधे तौर पर बढ़ावा दे रहा है। एग्जैक्टली। दूसरा है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन। कानून सबके लिए बराबर हो और लीगल फ्रेमवर्क फेयर हो, पक्षपाती ना हो। ठीक है। तीसरा पिलर है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता। CPGRMS पोर्टल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सब कुछ ओपन है। चौथा है रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब प्रशासन कितना जवाबदेह है, कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देता है। हाँ, ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन इसी रिस्पॉन्सिवनेस का हिस्सा है। हाँ। पांचवा है कंसेंसस ओरिएंटेशन, यानी सहमति उन्मुख। समाज के अलग अलग हितों के बीच एक आम सहमति बनाना। छठा है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, यानी समानता और समावेशिता सुनिश्चित करना कि समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे। और 7वां है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, मतलब काम प्रभावी भी हो और कुशलता से भी हो, कम संसाधनों में ज्यादा आउटपुट। और आखिरी पिलर अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व। ये शायद सबसे जरूरी है। CPGRM से अधिकारियों के अकाउंटेबिलिटी तय हो रही है। बहुत बढ़िया। तो ये अभियान इन सभी 8 पिलर्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और लास्ट माइल डिलीवरी, जो भारत में अक्सर सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती है, उस पर इसका क्या असर होगा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। लास्ट माइल डिलीवरी का मतलब है कि सेवा असली लाभार्थी तक कैसे पहुंचती है। योजनाएं बन जाती हैं, पैसा एलोकेट हो जाता है, पर डिलीवरी में मतलब असल में लोगों तक पहुंचने में दिक्कत आती है। यह अभियान सीधे उसी कमजोर कड़ी को मजबूत करने के लिए है। ये एक फॉर्मल ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म यानी GRM को जमीन पर उतारता है। इस साल 2025 के गुड गवर्नेंस वीक में ऐसा क्या खास है जो इसे पिछले सालों से अलग बनाता है? इस बार का पैमाना और तैयारी अभूतपूर्व है। अभियान शुरू होने से पहले 11 से 18 दिसंबर के बीच एक प्रेपरेटरी फेज चला, एक तैयारी का चरण। हाँ, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दौरान 2.11 लाख से ज्यादा शिकायतें सुलझाई गईं। 2.11 लाख? जी, और 21.71 लाख सर्विस डिलीवरी एप्लीकेशंस का निपटारा किया गया। ये दिखाता है कि कितना एडमिनिस्ट्रेटिव बैकलॉग, मतलब कितना पुराना काम क्लियर हुआ है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब है कि लाखों लोगों की समस्याएं मुख्य अभियान शुरू होने से पहले ही हल हो गई। बिल्कुल। और दूसरा पहलू है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, प्रतिस्पर्धी संघवाद। हाँ, सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को एक डेडिकेटेड पोर्टल पर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट अपलोड करनी है। इससे जिलों के बीच एक स्वस्थ प्रतियोगिता हो रही है जो परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से compete कर रहा है बेहतर काम करने के लिए। एग्जैक्टली। इसके अलावा इस सप्ताह में गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट भी किया जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर केरल के किसी जिले में वेस्ट मैनेजमेंट का कोई बहुत सफल मॉडल है तो उसे डॉक्यूमेंट करके उत्तर प्रदेश या बिहार के जिलों के साथ साझा किया जाएगा। ये नॉलेज शेयरिंग का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ये सुनने में तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लग रहा है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाने का खतरा नहीं है? मतलब एक हफ्ते का इवेंट और फिर सब पहले जैसा। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? ये एक जायज चिंता है और पॉलिसी मेकर्स को इस पर ध्यान देना होगा। इसके इम्प्लीकेशंस को हम 3 स्तरों पर देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में लाखों लोगों को तुरंत राहत मिलेगी, सर्टिफिकेट्स, पेंशन, जमीन के रिकॉर्ड्स, ये सब ठीक होंगे। मीडियम टर्म में सरकार में विश्वास बढ़ेगा, ट्रस्ट इन गवर्नेंस, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और लॉन्ग टर्म में जो डेटा इकट्ठा हो रहा है CPGRAMS पर, वो पॉलिसी एनालिसिस के लिए गोल्ड माइन है, एक खजाना है। सरकार को पता चलेगा कि असल समस्याएं कहाँ हैं, किस तरह की हैं और किन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो इसे टिकाऊ बनाने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए आगे क्या किया जाना चाहिए? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? एनुअल इवेंट की जगह मंथली यानी मासिक बनाया जाए। मतलब ये प्रशासन की कार्यशैली का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल। दूसरा, इंटीग्रेट AI। CPGRMS पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके शिकायतों को ऑटो कैटेगराइज किया जाए। इससे क्या फायदा होगा? इससे प्रोसेसिंग टाइम कम होगा,
एआई पहचान लेगा कि शिकायत शिक्षा विभाग की है या स्वास्थ्य विभाग की, और उसे सीधे वहां भेज देगा। राइट, एफिशिएंसी बढ़ेगी। हाँ, और तीसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग। पटवारी और ग्राम सेवक जैसे ग्रास रूट्स फंक्शनरीज की ट्रेनिंग की जाए, क्योंकि असली काम तो उन्हीं को करना है, उन्हें एम्पावर करना जरूरी है। बहुत विस्तृत विश्लेषण। अब रूरल गवर्नेंस से अर्बन गवर्नेंस की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो की कमर्शियल सर्विसेज शुरू हो गई हैं। ये एक शहर के लिए तो बड़ी खबर है, लेकिन यूपीएससी के लिहाज से इसमें क्या खास है? ये सिर्फ एक मेट्रो लाइन का उद्घाटन नहीं है, बल्कि ये भारत के अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बेहतरीन केस स्टडी है। अच्छा, कैसे? देखिए, भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन का 7 किलोमीटर का प्रायोरिटी कॉरिडोर शुरू हुआ है, जो सुभाष नगर को एम्स से जोड़ता है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भोपाल भारत का 26वां शहर बन गया है जहां ऑपरेशनल मेट्रो है। 26th सिटी? जी, और भारत का कुल मेट्रो नेटवर्क अब 1090 किलोमीटर्स हो गया है। हम जल्दी यूएसए को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन जाएंगे, चीन के बाद। वाओ, ये तो वाकई एक बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की फंडिंग कैसे हुई और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण कैसे है, जैसा आपने कहा? ये मेंस के लिए बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। सिलेबस के लिहाज से ये जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, जीएस पेपर 2 सेंटर स्टेट रिलेशंस और जीएस पेपर 1 अर्बनाइजेशन तीनों से जुड़ता है। तीनों पेपर्स से रेलेवेंट है? हाँ, इसका फंडिंग मॉडल एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी मॉडल पर आधारित है। इसमें 50-50 इक्विटी केंद्र और राज्य सरकार की है। 50% केंद्र का, 50% राज्य का। बिल्कुल। इसके अलावा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक यानी ईआईबी से सॉफ्ट लोन लिया गया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का यह उदाहरण इसलिए है क्योंकि उद्घाटन में केंद्र और राज्य दोनों के मंत्रियों की मौजूदगी सहयोगी संघवाद को दर्शाती है। ये दिखाता है कि नेशनल गोल्स के लिए सेंटर और स्टेट मिलकर काम कर रहे हैं। और मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 का इसमें क्या रोल है? ये बहुत जरूरी है। मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के तहत केंद्र तभी वित्तीय मदद देता है जब राज्य कुछ शर्तों को पूरा करे। कैसी शर्तें? जैसे राज्य को एक कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाना होगा, मतलब मेट्रो को बस, ऑटो सबसे जोड़ा जाएगा। और दूसरी शर्त है वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग, जैसे इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स को अपनाना। वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि मेट्रो के कारण आसपास की जमीन की जो कीमत बढ़ती है, उसका एक हिस्सा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाकर या डेवलपमेंट चार्ज लगाकर। अच्छा, तो इससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है? हाँ, और ये पॉलिसी राज्यों को फिस्कली रिस्पॉन्सिबल बनाती है। क्या आप दिल्ली मेट्रो और भोपाल मेट्रो के मॉडल में कोई तुलना कर सकते हैं ताकि टियर 1 और टियर 2 शहरों के अप्रोच का अंतर समझ आए? जरूर। ये एक बहुत अच्छा कंपैरिजन है। दोनों ही 50-50 जॉइंट वेंचर हैं सेंटर और स्टेट के बीच, लेकिन फंडिंग सोर्स अलग है। दिल्ली के लिए जायका यानी जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने मुख्य रूप से फंड किया। और भोपाल के लिए? ईआईबी। करेक्ट। भोपाल के लिए ईआईबी, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। पर सबसे बड़ा अंतर स्ट्रेटेजिक गोल का है। दिल्ली मेट्रो का लक्ष्य राजधानी को जाम से मुक्त करना था, यानी डीकंजेशन। ये एक मौजूदा समस्या थी जिसका समाधान करना था। रिएक्टिव अप्रोच कह सकते हैं एक तरह से। जबकि भोपाल मेट्रो का लक्ष्य भविष्य में होने वाले शहरीकरण के लिए शहर को तैयार करना है, यानी फ्यूचर प्रूफिंग अर्बन ग्रोथ। ये प्रोएक्टिव प्लानिंग का उदाहरण है। तो अंत में इस मेट्रो लाइन के शुरू होने के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव क्या होंगे? इसके मल्टी डायमेंशनल प्रभाव हैं। इकोनॉमिक प्रभाव, कॉरिडोर के आसपास रियल एस्टेट के दाम बढ़ेंगे। इसे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कहते हैं। नई कमर्शियल एक्टिविटी शुरू होंगी। एनवायरमेंटल प्रभाव, गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण और कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। और सोशल प्रभाव यह है कि एम्स जैसे स्वास्थ्य संस्थानों तक गरीबों और मध्यम वर्ग की पहुंच आसान और सस्ती होगी। इससे सोशल इक्विटी बढ़ेगी। और स्ट्रेटेजिक तौर पर यह पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के सिद्धांत को भी मजबूत करता है, जहां सड़क, रेल और मेट्रो को एक सीमलेस नेटवर्क के रूप में देखा जाता है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में चलते हैं। यहाँ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है।
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2026 पर साइन किया है और इसका सीधा संबंध भारत के एक नए कानून शांति बिल से बताया जा रहा है। ये पूरा मामला क्या है और क्यों इसे भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर एक बहस के रूप में देखा जा रहा है? ये टॉपिक समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 2010 में जाना होगा। ओके। तब भारत ने सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट यानी CLNDA 2010 पास किया था। इसका सेक्शन 17B बहुत विवादास्पद था। सेक्शन 17B इसमें क्या था? ये कहता था कि अगर किसी न्यूक्लियर एक्सीडेंट का कारण फॉल्टी इक्विपमेंट मतलब खराब उपकरण है तो ऑपरेटर जैसे भारत की NPCIL सप्लायर कंपनी पर केस कर सकता है। इसे राइट ऑफ रिकोर्स कहते हैं। तो इसमें समस्या क्या थी? ये तो सेफ्टी के लिहाज से अच्छा लगता है कि सप्लायर की भी जिम्मेदारी हो। देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन समस्या ये थी कि ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ था। कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कॉम्पेंसेशन CSC जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते सारी लायबिलिटी ऑपरेटर पर डालते हैं, सप्लायर पर नहीं। अच्छा। इसी वजह से वेस्टिंगहाउस US की कंपनी और EDF फ्रांस की कंपनी जैसी विदेशी कंपनियों ने भारत में काम करने से मना कर दिया। क्यों? उन्हें डर था कि सेक्शन 17B उन्हें असीमित लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी के खतरे में डालता है। नतीजा ये हुआ कि 2008 की इंडो-US न्यूक्लियर डील के 17 साल बाद भी भारत में एक भी अमेरिकी रिएक्टर नहीं लग पाया। तो ये एक तरह का डेडलॉक था, एक गतिरोध था। अब इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए शांति बिल लाया गया है। इस बिल में ऐसा क्या है? शांति बिल का पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। काफी लंबा नाम है। हाँ, तो ये बिल 2010 के CLNDA को निरस्त यानी रिपील करता है। ये ऑपरेटर के लायबिलिटी को 3000 करोड़ पर कैप करता है, मतलब एक सीमा तय करता है। और सबसे जरूरी, ये सप्लायर लायबिलिटी क्लॉज को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप बनाने के लिए डाइल्यूट करता है, मतलब नरम करता है। और इसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कुछ है? जी, ये प्राइवेट सेक्टर को भी न्यूक्लियर एनर्जी में आने की इजाजत देता है, जो कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। ओके, तो ये तो हुआ बिल का प्रावधान, लेकिन विपक्ष इसे ट्रम्प एक्ट क्यों कह रहा है? यहीं पर NDAA 2026 का लिंक आता है? बिल्कुल, यहीं पर पूरी कहानी जुड़ती है। NDAA 2026 जो US का रक्षा बजट कानून है, उसमें US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भारत के साथ एक जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म बनाने का निर्देश है। किस लिए? ताकि भारत के न्यूक्लियर लायबिलिटी नियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सके। और ये हुआ कब? शांति बिल के भारतीय संसद में पास होने के ठीक 48 घंटे बाद। ओह, द टाइमिंग इज वेरी सस्पिशियस। एग्जैक्टली। इसी टाइमिंग की वजह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारतीय संसद ने अमेरिकी दबाव में ये कानून पास किया है। ये तो वाकई गंभीर आरोप है। मेंस के नजरिए से इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण कैसे किया जाए? ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्सेस प्रैग्मैटिज्म की बहस है, ये क्या है? मेंस के लिए इसके 3 डायमेंशंस हैं जो GS पेपर 2 और 3 दोनों के लिए जरूरी हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्सेस प्रैग्मैटिज्म। भारत को 2047 तक अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी 7 GW से 100 GW करनी है। 7 से 100 GW एक बहुत बड़ा लीप है। बहुत बड़ा। इसके लिए विदेशी रिएक्टर जरूरी हैं, खासकर अमेरिकन और फ्रेंच रिएक्टर्स। तो सवाल उठता है कि क्या भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपनी विधायी संप्रभुता, अपनी लेजिस्लेटिव सॉवरेनिटी से समझौता किया? ये एक बड़ी बहस है। और दूसरा और तीसरा डायमेंशन क्या है? दूसरा है जियोपॉलिटिक डायमेंशन। NDA में भारत का जिक्र ये दिखाता है कि वॉशिंगटन की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में भारत कितना सेंट्रल है। अमेरिका चाहता है कि भारत रशियन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता कम करे और अमेरिकी कंपनियों के लिए बाजार खोले। मतलब ये सिर्फ एनर्जी नहीं, जियोपॉलिटिक्स भी है। बिल्कुल। और तीसरा है एथिकल एंड सेफ्टी कंसर्न्स। आलोचकों का कहना है कि सप्लायर लायबिलिटी को कम करना पल्यूटर पेज सिद्धांत का उल्लंघन है। पल्यूटर पेज यानी जो प्रदूषण करे वो भुगतान करे। हाँ, उनका डर है कि अगर भोपाल गैस त्रासदी या फुकुशिमा जैसी कोई त्रासदी होती है तो सप्लायर आसानी से बच सकता है और सारा बोझ भारतीय टैक्सपेयर पर आ सकता है। तो इस स्थिति में भारत के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड यह है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करते हुए पब्लिक सेफ्टी से कोई समझौता ना किया जाए। इसके लिए भारत को अपने एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB को मजबूत और पूरी तरह से स्वायत्त बनाना होगा, जैसा कि शांति बिल में वादा भी किया गया है। रेगुलेटर जितना मजबूत होगा, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स उतने ही बेहतर होंगे, चाहे लायबिलिटी किसी की भी हो।
इंटरनेशनल रिलेशंस में अगली खबर थोड़ी पॉजिटिव है। रिपब्लिक डे 2026 के लिए चीफ गेस्ट्स के नाम तय हो गए हैं। इस बार कोई एक राष्ट्र प्रमुख नहीं बल्कि पूरे यूरोपियन यूनियन EU का लीडरशिप आ रहा है। इसका क्या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है? ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक सिग्नल है। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि होंगे। ये 2018 जैसा है जब 10 एशियान देशों के नेता मुख्य अतिथि थे। हाँ, मुझे याद है। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब इंडिविजुअल देशों के साथ-साथ पूरे ट्रेडिंग ब्लॉक्स के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। इट्स अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। और इस यात्रा का मुख्य एजेंडा क्या होगा? इस यात्रा का मुख्य फोकस इंडिया EU समिट है और उम्मीद है कि यहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को फाइनलाइज करने की कोशिश होगी, जो कई सालों से अटका हुआ है। FTA के अलावा जियोपॉलिटिकली ये भारत की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी को मजबूत करता है। हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि US, रशिया, चाइना के अलावा यूरोप भी हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये तो हुई कूटनीति की बात, लेकिन इस बार की परेड की थीम भी बहुत खास रखी गई है, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। इसका क्या ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व है? ये GS पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870s में लिखा था और ये 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल हुआ। और ये स्वदेशी आंदोलन का गान बन गया था। बिल्कुल, 1905 के स्वदेशी आंदोलन में। लेकिन एक क्रूशियल फैक्ट है 1937 का कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव, जिसे UPSC एस्पिरेंट्स को याद रखना चाहिए। उस प्रस्ताव में क्या था? देखिए, मुस्लिम लीग ने गीत के बाद के छंदों पर आपत्ति जताई थी, जिनमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र था। इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए 1937 में CWC, जिसमें नेहरू, पटेल सब थे, उन्होंने फैसला किया कि केवल पहले 2 छंदों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया जाएगा। सिर्फ पहले 2 छंद? हाँ, क्योंकि वो मातृभूमि की वंदना करते हैं और किसी विशेष धर्म से नहीं जुड़े हैं। सरकार द्वारा अब वंदे मातरम की पूरी विरासत पर ध्यान केंद्रित करना उन सांस्कृतिक प्रतीकों को फिर से स्थापित करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है, जो स्वतंत्रता से पहले विवादास्पद माने जाते थे। अब हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की ओर देखते हैं, जहां से एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर आ रही है। ममन सिंह में एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग की गई है। इस घटना का क्या बैकग्राउंड है और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? ये घटना बांग्लादेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते कट्टरपंथ का प्रतीक है। दीपू चंद्र दास नाम के 25 साल के हिंदू युवक पर ईशनिंदा यानी ब्लास्फेमी का आरोप लगाकर भीड़ ने उसकी हत्या कर दी और उसकी शरीर को जला दिया। ये बहुत भयावह है। जी, इसका बैकग्राउंड ये है कि अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से वहां एक पॉलिटिकल वैक्यूम है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार कट्टरपंथी ताकतों को नियंत्रित करने में संघर्ष कर रही है और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। हाँ, ईशानिंदा के आरोपों का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं और अहमदिया समुदाय को निशाना बनाने के लिए एक हथियार के रूप में किया जा रहा है। इस स्थिति में भारत के सामने क्या दुविधा है और इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है? ये भारत के लिए एक क्लासिक डिप्लोमेटिक डायलेमा है। इसे GS पेपर 2 इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में एड्रेस किया जा सकता है। एक तरफ नई दिल्ली को यूनुस सरकार के साथ काम करना है ताकि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स जैसे नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी, काउंटर टेररिज्म, ये सब सुरक्षित रहें। और दूसरी तरफ वो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप भी नहीं रह सकती, क्योंकि इसका भारत में, खासकर पश्चिम बंगाल और असम में राजनीतिक असर होता है। और इसके जमीनी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, मतलब ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट? इसके 2 बड़े इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। एक, रिफ्यूजी क्राइसिस। अगर हिंसा जारी रही तो भारत में शरणार्थियों की एक नई लहर आ सकती है। और ये CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को और जटिल बना देगा। बिल्कुल। और दूसरा, रीजनल स्टेबिलिटी। एक अस्थिर और कट्टरपंथी बांग्लादेश भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी दोनों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, एक बुरा सपना होगा। अब इकोनॉमी की बात करते हैं। हाल ही में एक अजीब सी स्थिति देखने को मिल रही है, जिसे कुछ अर्थशास्त्री मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स कह रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि GDP ग्रोथ 8% के आसपास है, जो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है वो कमजोर दिख रहे हैं।
ये डिस्कनेक्ट क्यों है? ये एक बहुत ही टेक्निकल लेकिन जरूरी मुद्दा है। 2025-26, 2025-26 के पहले हाफ में जीडीपी ग्रोथ 8% रही, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो रियल टाइम इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखाते हैं वो कमजोर हैं। जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी ग्रोथ सिर्फ 3.2% रही, डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक Q2 में 1.8% गिरा और जीएसटी कलेक्शंस में भी ग्रोथ लगभग न के बराबर थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि जीडीपी इतनी ज्यादा दिखे जबकि जमीनी हकीकत अलग लग रही है? क्या जीडीपी को कैलकुलेट करने के तरीके में कोई समस्या है? समस्या मेथोडोलॉजी में है, जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मोस्पी को ध्यान देना होगा। इसकी 3 मुख्य वजह हैं। पहली, सिंगल डिफ्लेशन मेथड। सिंगल डिफ्लेशन मेथड, ये क्या है? इसे एक एनालिसिस से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बेकरी चलाते हैं। अगर आटे इनपुट का दाम बहुत घट जाए लेकिन ब्रेड आउटपुट का दाम उतना ही रहे, तो कागज पर आपका मुनाफा या वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा दिखेगा, भले ही आपने उतनी ही ब्रेड बेची हो। अच्छा, क्योंकि लागत कम हो गई। एग्जैक्टली। हमारी जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिड के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां इनपुट प्राइसेस जो WPI से मापे जाते हैं और आउटपुट प्राइसेस जो CPI से मापे जाते हैं के फर्क की वजह से ग्रोथ का आंकड़ा असलियत से ज्यादा दिख रहा है। ये बहुत अच्छी एनालॉजी थी। और दूसरी वजह क्या है? जो नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में बदलता है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI से बहुत प्रभावित होता है। जब WPI कम होता है तो रियल जीडीपी का आंकड़ा बढ़ जाता है, भले ही असल प्रोडक्शन ना बढ़ा हो। मतलब ये एक स्टैटिस्टिकल इल्यूजन जैसा है एक हद तक। और तीसरी और सबसे अहम वजह है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल डिवाइड। जीडीपी डेटा मुख्य रूप से फॉर्मल कॉर्पोरेट सेक्टर, मतलब बड़ी कंपनियों को कैप्चर करता है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जबकि टू व्हीलर सेल्स जैसे इंडिकेटर्स इनफॉर्मल सेक्टर की हालत दिखाते हैं जो अभी भी संघर्ष कर रहा है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकाला जाए? क्या 8% की ग्रोथ रियल नहीं है? निष्कर्ष ये है कि हेडलाइन जीडीपी नंबर भले ही अच्छा हो, लेकिन इकोनॉमी में के शेप्ड रिकवरी जारी है। के शेप्ड रिकवरी? हाँ, तो अक्षर की तरह एक हाथ ऊपर जा रहा है, एक नीचे। यानी कुछ सेक्टर्स IT, फाइनेंस, लार्ज कॉर्पोरेशंस बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ MSME, एग्रीकल्चर, इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बुरा। अगर पॉलिसी मेकर्स जैसे RBI सिर्फ हेडलाइन जीडीपी के आंकड़ों पर भरोसा करेंगे तो वे मॉनेटरी पॉलिसी को समय से पहले सख्त कर सकते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकते हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। चलिए अब आज के एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल का विश्लेषण करते हैं। ये द हिंदू में नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने लिखा है। इसका विषय है अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, DIB। इस एडिटोरियल का कॉन्टेक्स्ट है विकसित भारत एट 2047। लेखक का तर्क है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग पर निर्भर करती है। आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग, आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर। जी, वो कहते हैं कि दशकों तक भारत ने सिर्फ सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और DRDO पर भरोसा किया और बाकी सब कुछ इंपोर्ट किया। इससे एक स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी पैदा हुई, मतलब हम दूसरों पर निर्भर हो गए। और हाल के सुधारों के बारे में उनका क्या कहना है? उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के 7 PSUs में कॉर्पोरेटाइजेशन की तारीफ की है। पॉजिटिव इंडिनिजाइजेशन लिस्ट, यानी जिन चीजों के इंपोर्ट्स पर बैन लगाया गया है उसकी सराहना की है और FDI लिबरलाइजेशन की भी सराहना की है। उनका मानना है कि यूक्रेन और वेस्ट एशिया जैसे संघर्षों के कारण भारत के लिए एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने का मौका है। और एक्सपोर्ट का लक्ष्य क्या रखा गया है? लक्ष्य है 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट। लेखक ने आगे के लिए क्या सुझाव दिए हैं? वे फॉरवर्ड क्या है? उन्होंने 3 बहुत ही कॉन्क्रीट सुझाव दिए हैं जो मेंस के आंसर में लिखने के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। पहला, रीडिफाइंड DRDO को मैन्युफैक्चरिंग से बाहर निकलना चाहिए और सिर्फ फ्रंटियर रिसर्च पर फोकस करना चाहिए। फ्रंटियर रिसर्च मतलब हाइपरसोनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI इन वॉरफेयर, भविष्य की टेक्नोलॉजी पर। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर इंटीग्रेशन। डिफेंस में पब्लिक और प्राइवेट का भेद खत्म होना चाहिए। सरकार को IDEX मॉडल की तरह प्राइवेट स्टार्टअप्स में R&D को फंड करना चाहिए। IDEX यानी इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। एग्जैक्टली। और तीसरा, एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाया जाए जिसमें अफ्रीकन और साउथ ईस्ट एशियन देशों को रक्षा निर्यात के लिए लाइंस ऑफ क्रेडिट दी जाएं ताकि चीन से मुकाबला किया जा सके। अब एक और बेहतरीन एडिटोरियल पर नजर डालते हैं जो शशि थरूर ने केरल के बारे में लिखा है। केरल को हमेशा हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के केरला मॉडल के लिए जाना जाता है, लेकिन लेखक का कहना है कि राज्य एक गंभीर संकट में है।
जी, थरूर का कहना है कि केरला मॉडल अब आउटडेटेड हो गया है और राज्य को केरला 2.0 की जरूरत है। उन्होंने 3 बड़ी समस्याएं गिनाई हैं। पहला, फिस्कल ट्रैप। राज्य कर्ज लेकर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब सड़कें, अस्पताल नहीं बना रहा, बल्कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी सैलरी और पेंशन पर खर्च कर रहा है। ये तो एक खतरनाक स्थिति है। बहुत। दूसरा, रेवेन्यू रिलायंस। अर्थव्यवस्था सिन गुड्स यानी शराब, लॉटरी और विदेशी रेमिटेंसेस पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो सस्टेनेबल नहीं है। और तीसरा, जो सबसे चिंताजनक है, ब्रेन ड्रेन। पढ़े लिखे युवा अच्छी नौकरियों की कमी के कारण राज्य छोड़ रहे हैं, जिसका एक बड़ा कारण एंटी बिजनेस माहौल है, जैसे हड़ताल और नोकूकुली, गॉकिंग वेजेस। तो इस संकट से निकलने के लिए उन्होंने क्या रोड मैप सुझाया है? केरला 2.0 का ब्लूप्रिंट क्या है? उन्होंने 3 सूत्रीय रोड मैप दिया है। पहला, नॉलेज इकोनॉमी पर फोकस करना। लो स्किल सर्विस जॉब से हटकर ग्रीन टेक, स्पेस टेक और एआई पर फोकस करना। दूसरा, गवर्नेंस रिफॉर्म। वन केरला परमिट, सिंगल विंडो सिस्टम लागू करना और 75% रेगुलेशंस को खत्म करके कंट्रोल से फैसिलिटेशन की कल्चर अपनाना। कंट्रोल से फैसिलिटेशन मतलब सरकार नियंत्रक नहीं बल्कि सहायक बने। बिल्कुल। और तीसरा, मोबिलाइजिंग डायस्पोरा। एनआरआई को राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में सीधे निवेश करने के लिए केरला सेविंग्स मिशन के तहत डेवलपमेंट बॉन्ड्स जारी करना। चलिए अब साइंस एंड टेक सेक्शन में चलते हैं। आज 21 दिसंबर है और कल यानी 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे है, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर। बिल्कुल। इस साल का फोकस रामानुजन के काम की मॉडर्न स्ट्रिंग थ्योरी और ब्लैक होल फिजिक्स में रेलेवेंस पर है। उनका सबसे प्रसिद्ध योगदान है हार्डी-रामानुजन नंबर 1729। हाँ, द टैक्सी कैब नंबर। जी। ये सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 अलग-अलग तरीकों से 2 क्यूब्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है। 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब एंड 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। एग्जैक्टली। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग बात ये है कि उनके मॉक थीटा फंक्शंस जो उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले खोजे थे, आज ब्लैक होल्स की एंट्रोपी को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब 100 साल पहले की गई खोज आज ब्लैक होल्स फिजिक्स में काम आ रही है। यही प्योर मैथमेटिक्स की सुंदरता है। उसका एप्लीकेशन दशकों बाद भी मिल सकता है। ये वाकई अद्भुत है। अगली खबर एक युवा इनोवेटर के बारे में है। पारास्पीक नाम का एक डिवाइस चर्चा में है। ये क्या है? पारास्पीक एक 16 साल के लड़के प्रणीत खेतान द्वारा बनाया गया एक पोर्टेबल आईओटी डिवाइस है। ये डिसार्थरिया से पीड़ित लोगों के लिए है। डिसार्थरिया? ये क्या है? डिसार्थरिया एक मोटर स्पीच डिसऑर्डर है जी, जो स्ट्रोक या पार्किंसंस जैसी बीमारियों के कारण होता है, जिसमें व्यक्ति की बोली अस्पष्ट मतलब स्लर्ड हो जाती है। तो ये डिवाइस कैसे मदद करता है? ये डिवाइस उस अस्पष्ट बोली को रिकॉर्ड करता है, उसे क्लाउड बेस्ड एआई मॉडल में भेजता है और रियल टाइम में साफ आवाज में वापस सुनाता है। वाओ! ये भारतीय भाषाओं के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम है और एआई फॉर एक्सेसिबिलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। और मेडिकल साइंस में भी एक महत्वपूर्ण खबर है। जी, द लैंसेट, जो एक बहुत प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल है, उसमें प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार प्री डायबिटीज रिमिशन से कार्डियोवैस्कुलर डेथ और हार्ट फेलियर का खतरा 50% तक कम हो जाता है। प्री डायबिटीज रिमिशन मतलब? प्री डायबिटीज वो स्टेज है जब आपका ब्लड शुगर नॉर्मल से ज्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे टाइप 2 डायबिटीज कहा जाए। रिमिशन का मतलब है लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट, एक्सरसाइज से ब्लड शुगर लेवल को वापस नॉर्मल रेंज में लाना। तो ये स्टडी डिजीज मैनेजमेंट से डिजीज रिवर्सल की तरफ एक बड़े शिफ्ट का संकेत देती है। बिल्कुल। दवाइयों पर निर्भरता कम करके जीवन शैली में बदलाव पर जोर। अब जल्दी से कुछ और जरूरी खबरों पर नजर डालते हैं। आज 21 दिसंबर है यानी विंटर सॉल्स्टिस। ज्योग्राफी के लिहाज से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आज पृथ्वी का नॉर्थ पोल सूरज से सबसे ज्यादा दूर झुका हुआ है। सूरज सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के ऊपर है। और इसका परिणाम? इसका परिणाम यह है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जहां भारत है, वहां आज सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात है। सदर्न हेमिस्फीयर में इसका ठीक उल्टा होता है, वहां आज सबसे लंबा दिन है। और इसका कोई कल्चरल लिंक भी है भारत में? हाँ, ये उत्तरायण की खगोलीय शुरुआत से जुड़ा है। हालांकि मकर संक्रांति 14-15 जनवरी को मनाई जाती है। और इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी एक खबर है जो डिफेंस सेक्टर में भ्रष्टाचार से संबंधित है। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। वे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में तैनात थे। तो ये मामला क्या दिखाता है? ये मामला रक्षा खरीद में भ्रष्टाचार की समस्या को उजागर करता है।
और आज के एडिटोरियल की बात को भी पुख्ता करता है कि डिफेंस सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत भी है। चलिए अब प्रीलिम्स के लिए कुछ क्विक फैक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। ये एक रैपिड फायर राउंड नहीं होगा, बल्कि हम हर टर्म को थोड़ा समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पहला टर्म है शांति बिल। शांति बिल एक नया न्यूक्लियर लॉ है। ये सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को निरस्त करता है। इसकी दो मुख्य बातें हैं। ये ऑपरेटर की लायबिलिटी को 3000 करोड़ पर कैप करता है और न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को अनुमति देता है। ठीक है। अगला प्रशासन गांव की ओर। ये गवर्नेंस से जुड़ा है। ये DRPG द्वारा चलाया जा रहा एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य गुड गवर्नेंस वीक के दौरान कैंप लगाकर ग्रासरूट्स लेवल पर जनता की शिकायतों का निवारण करना है। रामानुजन नंबर ये है 1729। 1729। ये सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग-अलग तरीकों से दो क्यूब्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है। ये श्रीनिवास रामानुजन की एक प्रसिद्ध खोज है। विंटर सोल्स्टिस। ये ज्योग्राफी से संबंधित है। ये 21 दिसंबर को होता है। इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है क्योंकि सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लंबवत होता है। डिसाथ्रिया। ये हेल्थ से जुड़ा टर्म है। ये एक मोटर स्पीच डिसऑर्डर है जिसमें बोलने में कठिनाई होती है। हाल ही में चर्चा में रहा पैरास्पीक डिवाइस इसी बीमारी से पीड़ित लोगों की मदद के लिए बनाया गया है। भोपाल मेट्रो। ये इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। भोपाल भारत का 26वां शहर है जहां मेट्रो सेवा शुरू हुई है। इस परियोजना को यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा को फंड किया गया है। 1937 CWC रेजोल्यूशन। ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस ने फैसला किया कि वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंदों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया जाएगा ताकि इसकी धर्मनिरपेक्ष अपील बनी रहे। और आखिरी CP ड्राम्स। ये गवर्नेंस से जुड़ा है। ये पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल है। प्रशासन गांव की ओर अभियान में इसका इस्तेमाल डेटा कलेक्शन और मॉनिटरिंग के लिए किया जा रहा है। अब मेंस की बारी। आज के डिस्कशन पर आधारित 2 सवाल। मैं चाहती हूं कि आप इन सवालों का उत्तर कैसे लिखना है इसका एक फ्रेमवर्क बताएं। पहला सवाल GS पेपर 2 गवर्नेंस पर है। सुशासन केवल नीति निर्माण के बारे में नहीं है बल्कि प्रभावी लास्ट माइल डिलीवरी के बारे में है। इस संदर्भ में ग्रामीण शहरी प्रशासनिक विभाजन को पाटने में प्रशासन गांव की ओर अभियान के महत्व का मूल्यांकन करें। 250 शब्द। बहुत अच्छा सवाल है। इसका उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में गुड गवर्नेंस को डिफाइन करें और उसे लास्ट माइल डिलीवरी से जोड़ें। बॉडी को 2-3 हिस्सों में बांटें। पहले हिस्से में बताएं कि प्रशासन गांव की ओर अभियान इस विभाजन को कैसे पाटता है। इसमें पॉइंट्स लिखें जैसे ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करता है, डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है और डेटा ड्रिवन गवर्नेंस का उदाहरण है। दूसरे हिस्से में इसके चैलेंजेस लिखें जैसे ये वन ऑफ इवेंट बनकर न रह जाए और ग्रासरूट फंक्शनरीज की कैपेसिटी की कमी। कंक्लूजन में अंत्योदय की फिलॉसफी से जोड़ते हुए लिखें कि इस तरह के अभियान बॉटम अप गवर्नेंस को मजबूत करते हैं और इसे इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क। दूसरा सवाल इंटरनेशनल रिलेशंस से। GS पेपर 2-3 अमेरिकी NDDA 2026 द्वारा अमेरिकी रणनीति को भारत के परमाणु दायित्व सुधारों से जोड़ने की रणनीतिक निहितार्थों पर चर्चा करें। शांति बिल भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को कैसे दूर करता है। 250 शब्द। इस सवाल के 2 हिस्से हैं। इंट्रोडक्शन में NDDA और शांति बिल का कॉन्टेक्स्ट दें। बॉडी के पहले हिस्से में बताएं कि शांति बिल बाधाओं को कैसे दूर करता है। यहाँ सेक्शन 17B की बाधा को समझाएं और बताएं कि शांति बिल इसे कैसे हटाता है। बॉडी के दूसरे हिस्से में स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस पर फोकस करें। यहाँ बताएं कि ये US के साथ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने की रणनीति और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी से कैसे जुड़ा है। इसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्सेस प्रैग्मेटिज्म वाली बहस का भी जिक्र करें। कंक्लूजन में एनर्जी सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत पर जोर दें और AR/B को मजबूत करने की बात कहकर उत्तर समाप्त करें। अब आज की चर्चा को परखने का समय है। 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैं सवाल और ऑप्शंस पढ़ूंगी और फिर हम सही जवाब और उसके पीछे का लॉजिक डिस्कस करेंगे ताकि रिवीजन भी हो जाए। पहला सवाल, शांति बिल 2025 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। 1. ये नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम 2010 को निरस्त करता है। 2.
ये परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देता है। 3. ये अनिवार्य करता है कि परमाणु दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ता का दायित्व असीमित हो। ए केवल, बी 1 और 2 केवल, सी 2 और 3 केवल, डी 1, 2 और 3। चलिए इसे एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1 सही है, ये 2010 के कानून को रिपील करता है। स्टेटमेंट 2 भी सही है, ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन को अलाउ करता है। स्टेटमेंट 3 गलत है, शांति बिल लायबिलिटी को अनलिमिटेड नहीं बल्कि सीमित करता है 3000 करोड़ पर। तो सही उत्तर है 1 और 2 केवल। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, विंटर सॉल्स्टिस का अर्थ है। ए, सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर है। बी, सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है। सी, सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर है। डी, हर जगह दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन डी, दिन रात बराबर इक्विनॉक्स पर होते हैं। ऑप्शन बी, सूर्य कर्क रेखा पर समर सॉल्स्टिस में होता है। ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर इक्विनॉक्स पर होता है। तो सही उत्तर है सी, सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर है। हमने अभी चर्चा की थी कि 21 दिसंबर को सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है। शानदार। तीसरा सवाल, प्रशासन गांव की ओर अभियान किसने शुरू किया है? ए, नीति आयोग। बी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। सी, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, DARPG। डी, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, PMO। इसका उत्तर सीधा है सी, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, DARPG। ये गुड गवर्नेंस वीक के दौरान उनका फ्लैगशिप कैंपेन है। चौथा सवाल, वंदे मातरम के बारे में 1937 के कांग्रेस कार्य समिति CWC के प्रस्ताव ने क्या निर्णय लिया? ए, इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। बी, इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। सी, राष्ट्रीय गीत के रूप में केवल पहले 2 छंदों को अपनाया। डी, इसे केवल कांग्रेस के सत्रों में गाने की अनुमति दी। राष्ट्रगान तो जनगण मन है, तो ए गलत है। बी भी गलत है, प्रतिबंध नहीं लगाया। डी भी गलत है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। सही जवाब है सी, राष्ट्रीय गीत के रूप में केवल पहले 2 छंदों को अपनाया। ये फैसला सांप्रदायिक समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था। और आखिरी सवाल, भोपाल मेट्रो परियोजना को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने को फंड किया है? ए, वर्ल्ड बैंक। बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। सी, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, EIB। डी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, JICA। हमने फंडिंग मॉडल में डिस्कस किया था कि दिल्ली मेट्रो के लिए JICA ने फंड किया था, लेकिन भोपाल के लिए इसका जवाब है सी, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, EIB। तो ये था आज का हमारा विस्तृत विश्लेषण। की टेकअवेज की बात करें तो आज हमने गुड गवर्नेंस वीक के जरिए जमीनी शासन को समझा, SHNT बिल और NDN-A के जरिए भारत की न्यूक्लियर डिप्लोमेसी की बारीकियों को जाना और GDP के आंकड़ों के पीछे की हकीकत को भी परखा। हमने केरला मॉडल 2.0 से लेकर वंदे मातरम के इतिहास तक कई पहलुओं को छुआ। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 रुपीस मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।